के दौर में जंग जो है वो हाइब्रिड हो चुकी है, पुराने वाले दौर की जंग नहीं रही है। सिनर्जी होती है, सिनर्जी का एक नया मीनिंग आया है, उसके मुताबिक सब ने इकट्ठे होकर लड़ना होता है, तो उसमें यूनिटी ऑफ कमांड की ज़रूरत होती है। ये नहीं हो सकता कि नेवी जो है वो कुछ कर रही हो, फौज कुछ कर रही हो और फिजाइया कुछ कर रही हो, तीनों के अलग अलग सरबराहान हो। ये ऐसा हुआ पाकिस्तान में 99 में कू हो रही थी, आर्मी कू करी जा रही थी, नेवी और एयरफोर्स को पता ही नहीं था। हाँ, तो आर्मी कारगिल की जंग लड़ी जा रही थी, उन दोनों को बताया नहीं था किसी ने कि भाई हम जंग में लड़ रहे हैं। कि बतौर सरबराह आपने बताना है उनको भी। नहीं तो अब हो गई बात, हो गई, बंद कर दें कैमरे, वो कर दी अली ने, बस इतनी थी इस पे। ये बात है, और तो कोई नहीं है इस पे। और नहीं है तो अली ने 243 की बात की है। 243 में मैंने आपको ये बताया कि 243 में यूनिटी ऑफ कमांड की जरूरत है। हमें इजाजत है वैसे बात करने की? नहीं, इजाजत क्या मतलब, हमारे से किसी ने राब्ता नहीं किया। हम सब कह रहे हैं कि मना कर, हामिद मीर को मना किया, सबको मना किया, तू नहीं बोलना। दूसरी भी सारे बोल रहे, तू खबरदार, तू बोले। दूसरी डोमेन पे भी आया ना वो काजी फायदीसा की डोमेन, मतलब सॉरी काजी फायदीसा की डोमेन इस तरह है। मेरा सवाल है कि वो चीफ जस्टिस साहब जो है हामिद मीर साहब के खिलाफ पंगा लेने लगा हूं। बात ये है, मैं बता दे किससे लेने लगा, ले लेता हूं फिर आप बता दिए किससे। बात यह है कि पाकिस्तान की 3 तरह की अफवाज है, जैसे सारी दुनिया में होती है। अब कहा जाता है कि जी जो फौज जो होती है, जिसका मेन रोल होता है, मेन कैरेक्टर एनर्जी जो है, वो जिस भी फोर्स के पास होती है, वो फिर बाकी दो के ऊपर, जैसे बरतानिया जो है वो नेवल फोर्स थी, पाकिस्तान जो है उसकी बर्री फौज जो है उसका मेन रोल है। बिल्कुल है। मेरी समझ में नहीं आती ये बात। क्यों? बर्री फौज ने तो हमारी कभी कुछ नहीं कार्रवाई डाली। मैंने गलती की, मुझे सवाल ही नहीं बात ये है कि जो मुझे काउंटर को मुझे पता था मैं दिस वाज गोइंग एंड आई स्टिल गॉट कॉट। आई नो ब्रो, स्ट्रिप जितना मुल्क है, ठीक है ना, अगर बर्री फौज जो है उसका तो काम हो, अगर आप लेट्स अज्यूम कि आपकी बर्री फौज जो है वो जमीन का कंट्रोल उसके पास है, ठीक है, रुक जाए, और दुश्मन जो है उसके पास एयर कंट्रोल है, हु हैज द एज इन योर व्यू? द थिंग इज, वो जो दरवाजा गेट क्रॉस करना होता है ना, उसके लिए एयरफोर्स का जेट क्रॉस करके नहीं जाएगा, वो पैदल वाला बंदा एयरफोर्स का जेट क्रॉस करके जाता है वैसे? नहीं, वो जाता है, वो जाके बताता है कि सारा काम खत्म हो गया, जाके उनका जहाज गिरा के वापस उनका जहाज लेकर आता है। यार अली जो मैं बात कर रहा हूँ, और बात है, हम अब वापस आ जाए प्लीज। मैं करूँ इस पे? हाँ सर, कैन वी कम बैक? अली हैज गॉन समवेयर इनटू अनदर वर्ल्ड। सर देखें, मामला पता क्या है, जो अब इंडिया ने हम पे अटैक किया तो उसको जो पहला पंच मारा है ना, वो एयरफोर्स ने मारा। क्या पंच? 7 जहाज 8 जहाज गिरा दिए उनके, एक यूएवी इंक्लूडेड, और मतलब उसके बाद मामला बहुत ही ख़राब हो गया था, यानी रह गया था इंडिया। उसके बाद ये हुआ कि 10 को हमने डिसाइडेड कि अच्छा अब हमने इनको लताड़ना है। उन्होंने हमारे एयर बेसिस पे किया और फिर हमने वो कर दिया। अब वहाँ पर जो बड़ी फौज है ना, और जो मिसाइल प्रोग्राम है हमारा, विच इज़ कंट्रोल बाय द आर्मी, वो एक्टिवेट हो गया, और उन्होंने फिर दे दरते कमाल किस्म की ना उनकी ऐसी की तैसी की। अब उसमें कमाल ये था कि इंडियन जहाज़ उड़े नहीं। जो एयरफोर्स ने जो साइबर फोर्स बनाई हुई है ना, उसने ये किया था कि वो मतलब उसने बेड़ा गर्क कर दिया था इंडिया का। उसने स्टेशंस बंद कर दिए, उसने जो बिजली घर थे वो बंद कर दिए, जो जम्मू वाला श्रीनगर वाला एयरपोर्ट था उसकी लाइटें बंद कर दी, यू नेम इट। और पाकिस्तान जब हमला कर रहा था 10 मई की सुबह, तो जहाज़ नहीं उड़े इंडिया के, उन्होंने उड़ाए नहीं इस डर से। सो एयरफोर्स ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से डोमिनेट किया है। अब हुआ ये है उसके बाद कि अगर आप जेन्युइनली देखें ना, मतलब आप उसको अंडरमाइन नहीं कर सकते जो एयरफोर्स ने किया है, लेकिन आप उसको भी अंडरमाइन नहीं कर सकते जो हमारी आर्मी ने किया है। लेकिन हमारी आर्मी जैसे कि बात हुई, इज़ अ डोमिनेंट फोर्स व्हेन इट कम्स टू नेवी और द एयर फोर्स, नंबर्स में भी और अदरवाइज भी। तो अब एक वो जो यूनिटी ऑफ कमांड की जो बात है ना, द कॉन्सेप्ट इज़ कि आपने जो करना है आप करें, आप जो डेवलप कर रहे हैं वो करें, पर सानू भी दसो हमें भी पता हो कि आप क्या करने जा रहे हैं, और फिर एक ही जगह से ये सारा मामला हो। जो एयरफोर्स का था ना वॉर रूम, जिसमें कुछ सहाफ़ियों को जाने का शर्फ भी हासिल हुआ। अच्छा बस मैं ये रुक जाता हूँ, मैं कुछ और कहने लगा था। और वो वहाँ से जो मामला तो हो रहे थे ना, सो वो बड़े इंटरेस्टिंग थे और वो बड़े डोमिनेटिंग थे इस वॉर में। सो अब वो ये होगा कि जो आर्मी चीफ हैं, बीइंग द एयर मार्शल एंड आल्सो द डिफेंस ऑफ, क्या है डिफेंस ऑफ, क्या सॉरी, चेयरमैन ऑफ डिफेंस स्टाफ है ना, नहीं डिफेंस फोर्सेस,
चेयरमैन ऑफ डिफेंस फोर्सेस इस तरह कुछ में ओहदा बना ना, तो वो उनकी सारी जो स्ट्रेटजी होगी उस पर नजर होगी। राणा साहब मेरी बात एक आप सुने, ये आपने जो सारी बात सर इससे ज्यादा मैं आराम से और मध्यम अल्फाज में इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। वाली ने थरथली जो डाल दी थी, हाँ, जो बात है बैलेंस आउट कर दिया। अच्छा मेरे भी थोड़ा सा इसमें नहीं, राणा साहब ने मेरी बात को एंडोर्स किया है। हाँ, वो सिनर्जी वाला तुझे तो वो आया हुआ ना, नहीं वो ठीक कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो असल जो टॉकिंग पॉइंट्स जो आपका ऑफेंसिव है वो तो आपकी एयरफोर्स के पास है। जो यार गाइस, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? जो आपकी बर्री फौज है ना, वो इस वजह से डोमिनेंट फोर्स है कि मुल्क पर कब्जा करने की पावर उसके पास है। मैंने पहले ही बताया था कि दरवाजा फलांगने के लिए जब भेजना है बंदा पीएम हाउस का, तो वो हवाई जहाज नहीं जाना, वो वाला वो एक स्पाई साहब ने जाना है, वो आपको पहले बताया था आपको, तुमने बात सुनते नहीं। 111 ब्रिगेड तो एक अच्छा बात ये है कि मुझे आप दोनों से पूछनी है एक बात, ये आपने सारी बात बता दी। अब इसमें हुआ ये, इफ आई कैन करेक्टली असेस ऑल ऑफ दिस, इज कि जो एयरफोर्स है और नेवी है उसको इन अ वे मातहत कर दिया गया चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो हुआ करते थे पुराने, और अब वो जो भी कुछ कहलाएंगे उसके, और कहा गया कि इससे सिनर्जी बेहतर हो जाएगी। ऐसी कह तो यही रहे हैं, क्या वो ये रहे हैं। अब मुझे एक सवाल बताएं कि इस वक्त कल से रोना डाला हुआ है इन लोगों ने पाकिस्तान में जो सो कॉल्ड दानिश्वर हैं, इसमें इस्तेहकाक जो मजरू हुआ वो तो पाकिस्तान की नेवी और एयरफोर्स का हुआ, इसमें अवाम कहाँ से आ गए जिनका मसला है ये कि इनके साथ उनके हकूक पे कोई डाका डल गया है और रोना पिटना डला हुआ है इस मुल्क के अंदर कि पता नहीं क्या हो गया। इस सारे के अंदर अवाम डायरेक्टली कहाँ अफेक्ट हो रहे हैं? क्या वो कोई अवामी आदमी था सर? अली नेवी का काम कर रहा था या कासिम गिलानी इज अ लेजेंड, मेरे ध्यान लगी उन्होंने वो आज पहुंचे जब कौमी असम्बली, तो आपको पता है ना वो मेंबर है नेशनल असम्बली के, वो आए तो वहाँ पे एक मीडिया वाले ने, उसने कहा सर ये जो तरमीम हो रही है वो आवाम के लिए कुछ है, वो मुझे लगता है कि वो तीखा नाश्ता करके आए थे, उन्होंने आते ही उन्होंने कहा नहीं अवाम के लिए कुछ नहीं है। उसने कहा अवाम में कोई लेना देना नहीं इसके साथ। उसने कहा मैंने तो इनको प्रपोज किया था अपनी पार्टी को कि वो हमारा सूबा बना दें मुल्तान वाला ना, तो उन्होंने कहा वो नहीं माने, उन्होंने कहा अभी जिस पे एग्रीमेंट है वही काम करेंगे। तो देखें ये जो अवाम का मामला नहीं है, ये जो सिलसिले हैं ना इसकी कड़ियाँ कहीं और मिलती हैं। जब आप वो जुडिशरी वाले मामले पे आएंगे ना फिर मैं आपको वहाँ पे तो चलें, फिर हम सोचेंगे कि वहाँ पे तो क्लेम किया जा सकता है कि अवाम का मामला इसमें ये है भाई, नहीं वो सुनने लगे कि ताकत का इर्तकाज एक हाथ में, खास तौर पर यहाँ पर तो ऐसा भी नहीं है ना कि चंद हाथों में, एक हाथ में ताकत का जब इस कदर इर्तकाज होता है तो वहाँ पर फिर इंसानी हकूक मजरूह हो सकते हैं, ज़्यादा चांस है कंपैरेटिवली। तो ये जो बात है कि अवाम के लिए कुछ नहीं है, देखें तरमीमों में अवाम के लिए कभी कुछ नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन हैज नथिंग टू डू विद अवाम। और वो जो सेकंड अमेंडमेंट के अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी अमेंडमेंट ऐसी थी जिसमें अवाम का डायरेक्टली कोई मतलब कोई सेगमेंट जो है वो मुतासिर नहीं, उनको कोई नुकसान या फायदा तो होता होगा। अब आपके जी 18वीं तरमीम में अवाम का क्या फायदा हुआ, उनको पैसे मिले सूबों को, वो कह रहे हैं हमें तो नहीं मिल रहे, नहीं ये तो गवर्नमेंट को मिल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं ना गवर्नमेंट स्पेंड तो कर रही है ना यार। जब आप ये फायदा मतलब बिल्कुल हुआ, मैं ये नहीं कह रहा, अच्छा अपना पॉइंट कंप्लीट कर ले, वो मुझे करने देना। तो बात यह है कि कभी भी अवाम को डायरेक्टली आके तो कोई पैसे नहीं दे रहा होता ना, कुछ ऐसी पॉलिसियां बनती हैं जिससे अवाम पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट होते हैं। इससे ठीक है ना, इससे ये जीरो इफेक्ट है, पॉजिटिवली भी ये इतना कह सकते हैं आपके, हाँ जी वो नेगेटिव इम्पैक्ट कोई सच इतना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। तुम्हारा पहला जो पॉइंट है वो वाला इर्तिका वाला, ताकत के इर्तिकाज वाला, देखिए जहां तक इर्तिकाज के बात है उसकी सिर्फ लेजिटिमेसी हो रही है, इर्तिकाज ऑलरेडी है अवाम के। ये जो आर्गुमेंट है ना कि जी इसमें अवाम को कुछ मिलेगा, अब गिलानी साहब जो है वो बिला वजह गिलानी साहब ने पीटी के टैक्स का वो पेश किया, उनका तो सबसे बड़ा मसला आज के लिए चल रहा है कि उनके मतलब है मेरे उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं। मेरी बात सुने ना, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ कि वो जो है ना कि उनके पास जो है वो उनको सूबा मिल जाएगा तो फिर कुछ हो जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस एंजॉय कर चुकी है खुद गिलानी फैमिली भी, कुरैशी फैमिली भी, लगारी फैमिली, खोसा फैमिली और मज़ारी फैमिली और बुज़दार फैमिली। तो ठीक है ना, तो मुल्क के बड़े बड़े बलोच सरदार जो साउथ से हैं, मखदूम्स जो हैं वो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, जहांगीर तरीन भी आप उधर से ही कहेंगे ना, तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस होल्ड कर चुके हैं, खाकवानी साहब वगैरह वगैरह। तो ये कहना कि जी वो सूबा बन जाएगा तो इनके दिल में कोई यकायक ऐसी कोई रहम आ जाएगा कि ये अपने इलाकों को जो है वो तरक्की देना शुरू कर दें, वो अगर इन्होंने करना होता तो इनके पास सेंटर था जिसके पास सारी पावर थी, तो इन्होंने तब कर लेना था। फिर वो ये एक ड्रामेबाजी होती है, और वो ये कहना कि जी इसमें हमारे लिए कुछ नहीं है, अवाम के लिए कुछ नहीं है वगैरह वगैरह।
खैर मैं ये कह नहीं रहा था कि आवाम के लिए कुछ नहीं है. आई एम नॉट सेइंग देयर इज नथिंग इन दिस और नॉट दैट आई एक्सपेक्ट देयर टू बी एनी, बट सवाल ये था कि इसको इतना बहस का जो बनाया गया, इतना शोर डला है, वो कह रहे हैं लावे फट जाएंगे और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, और आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा. आवाम का क्या है, आवाम का लेना देना कोई नहीं, वो आपस में तुम्हारी वो वाली बात तक आई एग्री कि ठीक है वन मैन इज बीइंग मेड पावरफुल, बट यू नो दिस हैज हैपेंड बिफोर इन दिस कंट्री, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, दिस इज ऑलरेडी द केस विद और विदाउट 27 और वो सर्कल है वो चलता रहेगा. अच्छा 27 में राणा साहब दूसरी तरफ है ना, वो जज साहब उसी तरफ वो जो शोर है ना, वो जिनका आप कह रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया, वो दुकानें बंद हो रही हैं. किसकी दुकान बंद हो? जियो शोर डाल रहे हैं, एलडीए वाले ऑपरेशन कर रहे हैं, वो यार ये जो 184(3) खत्म हुआ है ना, ये इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी. यू मस्ट गो बैक टू जुलाई 2022 जब परवेज अलाई साहब को जबरदस्ती सीएम बनाया गया था और चौधरी शुजात ने एक खत लिखा था जिसमें उसने कहा था, अपनी पार्लिमानी पार्टी को कहा था कि आपने वोट नहीं डालना इसको. यस. और बंदयाल ने कहा था कि सदर के पास, ये पार्टी के सदर के पास ये वो इख्तियार ही नहीं है कि वो अपनी पार्टी को कह सके कि किसको वोट डालना है. उसने कहा पार्लिमानी पार्टी का जो हेड है वो बताएगा. ये रो रहे हैं बैठ के आज, ये जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं ना, ये रो रहे हैं, ये रो रहे हैं आज बैठ के, वो अदलिया बड़ा बदलिया, पता नहीं क्या हो गया, अदलिया तो जी वो नीचे आ गई, अदलिया का वकार मजरू. वो बंदा बंदयाल, उसने आयन को छेड़ा सिर्फ इस वजह से कि वो परवेज अलाई वो बन जाए. वो 2022 में जो उन्होंने जजमेंट लिखी थी उसके अंदर उन्होंने ये लिखा, एक बड़ा टेलिंग जुमला था कि अगर इंसान को अपनी पिछली गलती का वो हो जाए, इदराक हो जाए, तो उसको करेक्ट कर लेना चाहिए. वो अली इमरान के नहीं उसकी वजह में एक केस था, उसकी वजह ये है उसकी वजह ये है कि 2018 में जो ये जजमेंट थी कि पार्लियामेंट्री लीडर और पार्टी का प्रेसिडेंट एक जैसी अथॉरिटी एक्सरसाइज करते हैं, लिहाजा नवाज शरीफ साहब जो है वो नहीं दे सकते, वो नाअहल हो चुके हैं. तो नवाज शरीफ साहब को जो इस काम से नाअहल के वो पार्टी के टिकट्स नहीं दे सकते सेनेट इलेक्शन में, वो भी डिस्क्वालीफाई करने वाला जो जजमेंट थी, ऑल्दो उस बेंच के हेड जो थे वो साकिब निसार साहब थे, लेकिन जो उसकी जजमेंट थी उसके ऑथर जस्टिस बंदयाल थे. और फिर आप आए May 9 पे. May 9 हुआ और उसके अगले दिन जब इमरान खान साहब को लाया गया कोर्ट में, तो मर्सिडीज का प्रोटोकॉल लगाया गया और उनको रेस्ट हाउस में ठहराया गया. उनकी फ़ोन पे बातें करवाई गई और फिर उनको कहा गुड टू सी यू कहा गया. ये जो चीख रहे हैं, इनको वो वाला बंदयाल चाहिए. दे वॉन्ट दैट जुडिशरी जिसने रौनक लगाई हुई थी यहाँ पर. इनकी चीखें इस वजह से निकल रही हैं क्योंकि वो जो याया अफरीदी है वो लिफ्ट नहीं कराता, वो इंटरेस्टेड नहीं है इस प्रोपेगेंडा में, अपनी PR में, अपनी खबरें निकलवाने पे. वो चुप करके आइन और कानून के मुताबिक अपना काम कर रहा है. इस मुल्क का बेहतरीन एक चीज जस्टिस आया काजी फायद ईसा, ये लोग बैठ के उसका मजाक उड़ाते हैं और उसको कहते हैं कि वो पता नहीं ये था वो था. क्यों? क्योंकि वो सिर्फ आयन और कानून पे चलता था. उसने एक फैसला दिया, आपकी पार्टी का वो इलेक्शन नहीं हुआ, उसने आपसे सिंबल ले लिया, तो क्या करता वो आपका? कहता आपने अपने आयन पे आप इतने नलायक एंड नाहल एंड निकम्मे हैं कि आप अपना बनाया हुआ आयन उसको फॉलो नहीं कर सकते, तो चलो कोई बात नहीं, ना करो, फिर भी मैं तुम्हारा साइन देता हूं. ये उसके वो पड़े हुए हैं, उसके पीछे पड़े हुए हैं. और ये जो बाहर बैठे हुए हैं यूट्यूबर्स जो कहते हैं कि हमें फाइलें दिखाते थे तो हम आके बता देते थे. तो भाई फिर तुम अब किस मुंह से सहाफत कर रहे हो? वो आज हमें बता रहे हैं कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए और आइन की बालादस्ती के लिए खड़ा होना चाहिए. और तुम्हारा कासिम सूरी, जिसने जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश हुई तो वहां उसने फवाद चौधरी के कहने पर यह कहा कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन बैरूनी कुव्वतों की वजह से एक साजिश है प्राइम मिनिस्टर और मुल्क के खिलाफ और मैं इसको रोकता हूं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए. ये आयन तोड़ने वाले नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हसन उन्होंने सोचा जज ने लिखा था कि उन पे लगना चाहिए. फिर ये अब लोग यानी आयन तोड़ने वाले हमें ये कह रहे हैं
कि आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, आइन का ये होना चाहिए, आइन का वो होना चाहिए। अरे भाई आपका क्या लेना देना आज़ाद अदलिया के साथ? आपकी आज़ाद अदलिया वो साकिब निसार थी जो एक फिरौन आदमी था, जो साद रफीक को खड़े होके कहता था कि तुम होते कौन हो ये कहने वाले कि हम वो कौन से चने हैं, स्टील के चने हैं, तुम्हें मैं बताता हूँ। और उसने उसको अंदर डाला, उसने छोड़ा किसको? और ये अदलिया की बात करते हैं, कमाल हो गई है भाई।